हेलो एवरीवन, सिद्धांत पंवर आप सभी का आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉम्प्रीहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पंवर में हार्टली वेलकम करता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है और इससे मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि आप सभी को मतलब आज की जो क्लास है इसमें अपन को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस और अपना जो ग्रामर का टॉपिक चल रहा है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो इस टेंस के बारे में मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी भी है। तो पहली बात तो ये है कि आपने मेरा जितना सपोर्ट करा है, मेरे को इतना जो लव दिया है, उन सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरीके से अपनी जो महिमा है, जो आपका गुणगान है, वो मेरे साथ बनाए रखना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, हम अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं धीरे से। और पहली बात ये कि आपने जो लव बनाया उसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात ये है जो मैं पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की आज भी मेरे को शिकायत बनी हुई है कि सर हमारा जो है इंग्लिश में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उन लोगों के लिए मेरी एक बात है कि आप सभी को ये करना है, आज से वीडियो को पूरा देखना है। एक एक पॉइंट को जब आप ध्यान से सुनेंगे तब आपकी जो चीजें हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की क्लियर हो जाएंगी। और अभी हम जो टेंस पढ़ रहे हैं इसके बाद में जैसे मेरा प्रेजेंट का टेंस खत्म होगा उसके बाद में अपन हाई लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। पहले बेसिक के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अपन करेंगे हाई लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पहले हमें ये देखना होता है कि इसका मीनिंग होता क्या है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है कि जो वर्तमान समय है, जो टाइम अभी अपन देख रहे हैं कि वो जो टाइम चल रहा है उस टाइम में अपना कोई भी एक एक्शन है वो परफेक्टली कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स जब कोई एक्शन अपना प्रेजेंट टाइम में एंड कर जाता है, एक्शन फिनिश्ड इन प्रेजेंट टाइम is called present perfect tense. इसके बाद में एक बात यहाँ पे क्लियर करनी है आप सभी को कि जो अपना कोई भी एक्शन है प्रेजेंट टाइम में अगर वो कंप्लीट हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है, उसकी एक्टिविटी का कोई भी एक पार्ट शेष नहीं रहता है, वो अपना टेंस हो जाता है प्रेजेंट का परफेक्ट। अब हमारे पास में चीजें यहाँ पे आती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अपन पढ़ेंगे। तो इसका बेसिक क्या है कि आपको पहले हिंदी में पहचानना आना चाहिए सेंटेंस की प्रेजेंट का परफेक्ट का है या नहीं है। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, जब कोई मेरा हिंदी का कोई सेंटेंस जब मेरा एंड करता है, अगर मेरा हिंदी का सेंटेंस एंड करता है किससे, काम हो गया है, मैंने काम कर लिया है, या फिर वो काम का कहा जाए कि वह कर चुका है, कर चुकी है या कर चुके हैं, इस प्रकार का अगर कोई मेरा हिंदी का सेंटेंस आता है तो वो मैं बात करूंगा कौन से टेंस की, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की। ठीक है, ये मेरी बात हो गई हिंदी के वाक्य की। अब मेरी बात यहाँ पे आकर के रुकती है कि क्या अपन इसकी पहचान इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो मेरा आंसर बिल्कुल क्लियर होगा कि हाँ, हम इसकी सेंटेंस की पहचान इंग्लिश में भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे, अगर कोई सेंटेंस आपके पास में ये वाले टाइम एडवर्ब लेकर के आता है, ये वाले टाइम एडवर्ब्स अगर कोई सेंटेंस लेकर के आता है, कौन कौन से, देखो जस्ट है अपना, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, अप टू नाउ, so far। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, ऑलरेडी अगर आ जाता है तो, ठीक है, और अपना एक बच गया है येट। तो मैंने यहां पे आपको बताया कि अगर कोई मेरा सेंटेंस इन वाले टाइम एडवर्ब्स के साथ में फ्रेम किया जाता है, टेक केयर, ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, इन वाली टाइम एडवर्ब्स का ध्यान रखना। जैसे मेरे पास जस्ट आ गया, रिसेंटली आ गया, लेटली आ गया, टिल नाउ आ गया, अप टू नाउ आ गया, सो फार आ गया, ऑलरेडी और येट। इनके साथ में अगर कोई मेरा सेंटेंस स्टार्ट होता है या सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आते हैं या सेंटेंस के लास्ट में आपको कहीं पर भी ये मिलते हैं, तो बेसिकली वो मेरा सेंटेंस होगा प्रेजेंट की परफेक्ट का। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मेरा जस्ट है और ऑलरेडी है, तो पहले मैंने इनको लिया है, जस्ट को और ऑलरेडी को, कि जहां भी मुझे इनका यूज करना पड़ेगा तो इनकी जगह मैंने फिक्स कर रखी है। इनकी जगह आती है मेरी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। बात समझ में आ रही है? क्या बताया मैंने
कि जब भी कोई सेंटेंस मेरा इन वाले टाइम एडवर्ब्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेम करा जाएगा तो इनका जो जगह है वो मैंने फिक्स कर रखा है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और बताया है जिसका नाम है येट। तो जो मेरा येट है, येट का मतलब होता है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए मेरे को इसको यूज करना पड़ता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब मेरे पास में सेंटेंस नेगेटिव होगा या मेरे पास में सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा या मेरे पास में सेंटेंस होगा WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तब मुझे इस वाले टाइम एडवर्ब को यूज करना है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहां तक अपनी जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गई है, बेसिक्स अपना क्लियर हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं इस वाले टेंस को जब अपन फ्रेम करते हैं तो क्या मुझे कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैंने सिंस फोर का यूज करना सीखा है या अभी अपन सीखने वाले हैं। वैसे तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, मेरे आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आज मैं इसको वीडियो को थोड़ा डिटेल में बना दूंगा। आज ही आप उस वीडियो को देख पाएंगे और उसके बाद में आपके लिए सिंस और फोर कोई अलीगढ़ की तोप नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अगर आपने नोट कर लिया है तो मिटा देता हूं और नहीं कराया तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं साइड हो जाता हूं 1 मिनट के लिए। ओके, चलो साफ करते हैं इसको, देखो ध्यान से। अब आगे कुछ चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है और जिनको मैंने लिया है, देखो अब अपन ने देख लिया है इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या क्या यूज करना पड़ता है, सेंटेंस कैसा होता है। अब मैं बात करूंगा हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब। तो जैसा कि आपको पता है इस वाले टेंस में अपने को 2 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना पड़ता है, जिनमें पहली है मेरी हैज और सेकंड है मेरी हैव। जो हैव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये मेरा नेचर में कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। मैं कहूं हैव जो है मेरा नेचर में प्लूरल है और हैज मेरा नेचर में कैसा है, सिंगुलर है। अगर बात यहाँ पे आपको समझ में नहीं आई तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जो हैव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे अपन मेन वर्ब में भी यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मेरी प्लूरल है और मैंने जैसा आपको बता रखा है जो मेरे पास सब्जेक्ट होते हैं, या तो सब्जेक्ट मेरा कोई नाउन होगा या मेरा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होगा। तो अगर मैं प्रोनाउन की बात करता हूं, प्रोनाउन जो मेरा आई है वो प्रेजेंट टाइम में हमेशा होता है प्लूरल। इसीलिए मैं जब प्रेजेंट टेंस को फ्रेम करता हूं तो वहां पे मेरे को हैव को आई के साथ में यूज करना पड़ता है। तो जो मेरे प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पे सारे, उनके साथ में मेरे को हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करना पड़ेगा, और जो मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं सारे, उनके साथ में मेरे को हैज का यूज करना पड़ेगा। इसमें पॉइंट क्लियर? ओके, थोड़ा ध्यान से समझो चीजों को। क्या बताया था मैंने, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, रेटरेट कर देता हूँ कि मेरे पास में 2 हेल्पिंग वर्ब है। इसमें कौन कौन सी, एक है हैज और एक है हैव। हैव मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि मेरा प्लूरल होता है। तो जो वर्ब की फॉर्म प्लूरल है तो उसके साथ में आने वाला सब्जेक्ट भी मेरा कैसा होगा, प्लूरल इन नेचर होगा। प्लूरल इन नेचर की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा आई है, वी है, यू है, दे हैं, और अगर नाउन कोई है वो मोर देन 1 पर्सन के बारे में बात करता है। जैसे मैंने कहा सम स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं सिंगुलर की बात करता हूं तो सिंगुलर सब्जेक्ट मेरे ही हो गया, सी हो गया, 3rd पर्सन बोल सकते हैं अपन इनको, ही, सी, इट, और किसी एक व्यक्ति का नाम हो, किसी भी एक के बारे में बात की जाए, वहां पे अपना क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किया जाएगा। तो ये अपनी हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं मेन वर्ब की। देखो सेंटेंस में अगर मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया है तो सेंटेंस जैसे अपनी बॉडी स्ट्रक्चर होती है ना, रीढ़ की हड्डी के बिना जो अपना शरीर होता है बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा कौन, मेरा सेंटेंस। तो जो मेन वर्ब है सेंटेंस की जान होती है, सेंटेंस का सेंस इसके बिना कुछ भी नहीं है। सेंटेंस मेन वर्ब के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, समझ गए। जो मेन वर्ब है यहाँ पे आपको पता है परफेक्ट टेंस है, तो बेसिकली मेरा यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो 3rd फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का अपन यूज करेंगे। और मैंने आपको एक चीज और बताई है कि जैसे अपन बात करते हैं किसी भी इंडेफिनाइट टेंस की, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की, किसी भी परफेक्ट टेंस की, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो जो इंडेफिनाइट टेंस है उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब सेकंड फॉर्म कैसे यूज करनी है वो आपको मैं बताऊंगा, इससे अगले वाले टेंस जब अपन पढ़ेंगे जिसमें मैंने बात की है। भाई देखो
अपना जो पास्ट का इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव सेंटेंस है वहां पे मेरे को वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनाइट के बाकी के जो सेंटेंस बच गए, जैसे नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, डब्ल्यूएच इंटेरोगेटिव है और डब्ल्यूएच इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, वहां पे मेरे को डिड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के सारे सेंटेंसेस की बात करें, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस का यूज होता है, समझ गए। और फ्यूचर का जो इंडेफिनाइट है वहां पे भी आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करना पड़ता है। सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ता है, सारे परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट था वो बेसिकली मैंने क्लियर कर दिया है। अब अपन सेंटेंस को फ्रेम करना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। देखो, ये मेरा एक सेंटेंस है, वे अपने घर जा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो सेंटेंस है बेसिकली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको टेंस का, सेंटेंस का बिल्कुल भी फॉर्मेशन करना नहीं आता है, जिनको टेंस को बिल्कुल भी फ्रेम करना नहीं आता है। तो ये सेंटेंस मेरा उन सभी लोगों के लिए है। देखो ध्यान से, अपने को सबसे पहले पता लगाना है कि पर्सन कौन है, अपना सब्जेक्ट कौन है। तो मैंने कहा वे है, ठीक है। कहाँ पे क्या कर चुके हैं, वो घर जा चुके हैं, तो ये अपना वर्ब है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा हो जाएगा घर। बात समझ में आ रही है? और जो पॉजेसिव केस है वो यहाँ पे बन जाएगा अपने। तो अब इसको सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। देखो, आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जो मेरा फॉर्मूला था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी को पूरा करना है। देखो, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया दे, तो दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब मेरी हैव आएगी। दे हैव गॉन टू देयर हाउसेज, ठीक है। ये मेरा सेंटेंस बन गया, दे हैव गॉन टू देयर हाउसेज। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने हाउसेज क्यों करा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे अपने सब्जेक्ट है दे प्लूरल है, तो एक घर में तो जाने से रहे, सब अपने अपने घरों में गए होंगे। और बेसिकली मैंने यहाँ पे अपना भी लिखा है, तो दे का जो पॉजेसिव केस है वो अपना देयर बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसे नेगेटिव बनाता हूं तो दे हैव नॉट गॉन टू देयर हाउसेज। नंबर 3 मेरा बनेगा हैव दे गॉन टू देयर हाउसेज, ठीक है। यहाँ पे अपना साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। नंबर 4 है हैव नॉट दे गॉन टू देयर हाउसेज। इसके बाद है नंबर 5, वेयर हैव दे गॉन टू, वेयर हैव दे गॉन। और छठा बन जाएगा वेयर हैवंट दे गॉन। देखो, जिसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड है वो मेरा डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव है। इसके बाद मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाया है, तो डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। जब चलेंगे आप, डब्ल्यूएच वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट दे, मेरा डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में नोट है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको नोट मिलेगा, तो ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है। और पहला सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव है। इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी आपको करनी है, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9928764284। इसके अलावा आप कर सकते हैं 7976931286, ठीक है। आप इनमें से किसी भी नंबर पे मेरे को कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपका इमीडिएटली आंसर दूंगा। इसके अलावा ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये बेसिकली मैंने उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाया है जिनको टेंस का बिल्कुल भी नहीं पता कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। जब अपना कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उस सेंटेंस को फ्रेम कैसे करा जाता है। तो आपने ये सारा सेंटेंस देखा है कैसे बना है। आई होप आपको ये वाली चीजें पसंद आई होंगी। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं इंग्लिश में कोई सेंटेंस अगर अपने को
इंग्लिश में अगर आपको कोई सेंटेंस टाइम एडवर्ब्स के साथ में बनाना है तो वो कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। ओके, देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइम एडवर्ब्स के साथ में सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है। चलिए, जैसे मैंने लिखा है यहां पे एक एग्जांपल, देखो ये मेरा क्वेश्चन था, द विलेजर्स हैव जस्ट ड्राउन्ड इन द रिवर विद देयर बिलोंगिंग्स। तो आपको इस सेंटेंस में एक छोटा सा एरर नजर आएगा जो कि मेरा है विद, क्योंकि जब आप बात करते हो बिलोंगिंग्स की यानी कि सामान की, जो गांव वाले हैं अपने सारे सामान के साथ में नदी में डूब चुके हैं, अपन ये बात करने वाले हैं। देखो ध्यान से, फिर अपन बात करेंगे कि जस्ट क्यों आया है, जस्ट को मैंने कहां पे यूज करा है। पहले अपन बात करते हैं सेंटेंस में एरर की। तो एरर जो मेरा सेंटेंस में है वो ये है कि आपको विद का यूज नहीं करना है जब आप बिलोंगिंग्स का यूज करते हो, क्योंकि विद इसके अंदर पहले से ही अपने आप को इंक्लूड करके लाता है। देयर बिलोंगिंग्स का मतलब होता है विद देयर बिलोंगिंग्स, इसलिए अपने को यहाँ पे अलग से विद लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन बात करने वाले हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेरी मेन वर्ब है, इनके बीच में मेरे को टाइम एडवर्ब जस्ट का यूज करना पड़ा है, क्योंकि जो सेंटेंस की डिमांड होती है वो यही होती है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में टाइम एडवर्ब जस्ट का और ऑलरेडी का यूज करना अनिवार्य होता है। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल यू टू यूज टाइम एडवर्ब जस्ट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे मैंने एक वर्ब यूज किया, दैट इज ड्राउन। तो जो ड्राउन है इसको अपन यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के डूबने के लिए, ठीक है, लिविंग थिंग्स के डूबने के लिए। और अगर मैं बात करता हूं सिंक की, तो सिंक को अपन यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के डूबने के लिए। बात समझ में आ रही है? ओके, देखो ध्यान से, अब इसको मिटा देता हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सिंस और फॉर के यूसेज की, कि सिंस और फॉर का अपन यूज कहां कहां पे कर सकते हैं। देखो पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि सिंस फॉर होते क्या हैं, इनको हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि सिंस फॉर के प्रॉपर क्या क्या यूसेज होते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि सिंस फॉर का अपन यूज कहां कहां पे करते हैं। तो पहले अपन देखते हैं सिंस का यूज। सिंस का यूज अपन पढ़े इससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सिंस होता क्या है। सिंस बेसिकली एक प्रेपोजिशन होती है जिसको अपन यूज करते हैं सेंटेंस में। कब यूज करते हैं? देखो ऑब्जेक्ट के आसपास यूज करते हैं अपन इसको, ठीक है। मैंने कहा ही इज रीडिंग, सॉरी ही हैज बीन रीडिंग फॉर द लास्ट 2 hours, ठीक है। तो जो वर्ब है उसके बाद में अपन इसको यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। सिंस क्या है मेरा? सिंस मेरा है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मैं कहूं जब मेरे पास में टाइम फिक्स होता है तो मुझे वहां पे यूज करना पड़ता है किसको? सिंस को यूज करना पड़ता है। इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इस तरीके से पढ़ने के लिए अपने को ध्यान में ये रखना है कि पहले अपने को पता होना चाहिए सिंस कहां पे यूज होता है, उसके बाद में अपन देखेंगे फॉर को यूज कहां पे करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो सिंस को बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, या जब टाइम मेरा फिक्स होता है तब इसको मैं यूज कर सकता हूं। तो मैंने कहा कि जो घड़ी का टाइम है, टाइम ऑफ वॉच, यानी कि जो घड़ी अपना टाइम दिखाते हैं, जैसे 2 o'clock है, 3 o'clock है, 6 o'clock है, 5 o'clock है, तो उनके साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा? सिंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा 2 o'clock, घड़ी के टाइम के साथ मैंने क्या यूज करा है? सिंस को यूज करा है। फिर मैंने कहा कि जब मेरे पास में टाइम दे रखा होगा, किसका? नेम दे रखा हो, नेम ऑफ डे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा मंडे है, ट्यूसडे है, संडे है, इन सब के साथ मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? सिंस को यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या कहा? नेम ऑफ एनी वीक, नेम ऑफ वीक, जैसे 2nd वीक है, 3rd वीक है, 4th वीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3rd वीक एग्जाम्पल के लिए।
इसके साथ में मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने कहा नेम ऑफ एनी मंथ, नेम ऑफ ईयर, इन दोनों के साथ में क्या यूज करना पड़ता है, मेरे को सिंस का यूज करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है आपको? क्या बताया मैंने, जो घड़ी का फिक्स टाइम है उनके साथ मेरे को सिंस फॉर का यूज करना पड़ता है, सिंस का यूज करना पड़ता है। और नेम ऑफ डे, किसी दिन का नाम हो, किसी सप्ताह का नाम हो, किसी मंथ का नाम हो, किसी ईयर का नाम हो। अगर मैंने इसके अलावा लिखा है, जैसे डे के साथ में डे के जो पार्ट होते हैं, मैंने कहा मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, नाइट है, इनके साथ में मेरे को क्या यूज करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है, अपने को सिंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेम ऑफ ईयर किसी साथ में मेरे को सिंस का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैंने बात की है किसी बर्थडे की, कि आपका बर्थडे किसी दिन को आता है, किसी एनिवर्सरी की अगर आप बात करते हैं, आप किसी दिन की फ्रेंडशिप होने की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं किसी क्वेरल की या किसी चीज के इंसेप्शन की अगर आप बात करते हैं, इंसेप्शन का मतलब होता है उद्घाटन या शुभारंभ, तो इन सब के साथ में मेरे को क्या यूज करना पड़ता है, सिंस का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा मेरे को सिंस का और यूज कहां पे करना पड़ता है, सिंस का मैं एक यूज और करता हूं, लास्ट के साथ में अगर कोई भी टाइम दे के रखा हुआ है, लास्ट के साथ में अगर कोई भी टाइम है, लास्ट डे है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, लास्ट वीक है, तो वहां भी मेरे को सिंस का यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली आपने सिंस का जो यूज देखा है वो क्या क्या है, मॉर्निंग के साथ में आता है, अपना इवनिंग के साथ में आता है, नून के साथ में आता है, नाइट के साथ में आता है। इसके बाद में मैंने क्या बताया, नाइट अपना जो ये सिंस है ये 2 o'clock यानी कि घड़ी के टाइम के साथ में भी आता है। और फिर अपना जो किसी भी दिन का नाम है, बेसिकली नाम होना चाहिए किसी भी दिन का, किसी भी महीने का, किसी भी वीक का, किसी भी ईयर का। बर्थडे होता है, अपना एनिवर्सरी होता है, कोई भी फ्रेंडशिप, जिस दिन आपकी किसी दिन स्पेशल पर्सन से फ्रेंडशिप हुई होगी और आप समझ ही गए होंगे किसी के साथ। अपना जो क्वेरल है, किसी से झगड़ा होने की अगर बात करते हैं तो उस दिन भी अपना सिंस का यूज करा जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे फोर की। ठीक है, फोर की अगर अपन बात करेंगे तो आपको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ओके, मैं साइड हो जाता हूँ। गाइस देखो, अपनी जो वीडियो है थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है आज, इसी चक्कर में अब जो अपन 4 का यूज पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप स्टे ट्यून्ड रहना, कल इसी टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और सिंस का यूज आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इस वीडियो के द्वारा आपका एक भी पॉइंट नहीं बचेगा जिसका पढ़ने के बाद में आपको सिंस का यूज करना नहीं आए। तो मैं पक्की गारंटी के साथ में आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि आज जो आपने सिंस का यूज पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद में आपको कहीं पर किसी भी ग्रामर की बुक को नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी कोचिंग में जाकर के आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको करना क्या है, सिंस को अच्छे से पढ़ना है। इसी वाली वीडियो के द्वारा कल अपन 4 का यूज पढ़ेंगे। 4 का यूज पढ़ने के बाद में सिंस 4 के क्या क्या यूसेज होते हैं अपन कल देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल। तब तक के लिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ में, अपने घर वालों के साथ में बैठ करके आप देख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ कंटेंट ज्यादा बेकार वाला नहीं है कि आप अश्लील हरकतें हो, कुछ और चीजें बातें हो गलत वाली, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ यू ऑल। यू विल फील डिफरेंट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत होगा। चलिए मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय, चीयर।